हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज का जो वीडियो है अपन ने अभी कुछ दिनों पहले फिजिक्स के बारे में बात करी और मैथमेटिक्स के लिए भी वीडियो प्लान हो चुका है। आज का जो वीडियो है उसमें मैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा डीप डाइव करने वाला हूँ और केमिस्ट्री के आसपास केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, किस तरीके से सवालों को प्रैक्टिस किया जाए, पेपर का इन जनरल एनालिसिस क्या रहता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जो वेटेज तो यहाँ लिखा ही है चलो, बट एक स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी है, हर तीन चैप्टर्स हैं अपने वीडियो के। सबसे पहला तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हर ही ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के लिए ना अपन ने तीन चीजें फॉलो करी है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया है कि इसके बारे में तुम्हें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टडिंग। फिर मैंने थोड़ा क्वेश्चन से रिलेटेड बात करी है और फिर मैंने बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देख लेना, मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और मजे की बात और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़े ही चैप्टर्स हैं, अगर तीनों को बांट दो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने का ऐसा कुछ अलग से वो था नहीं। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स भी बताए हैं हर चैप्टर के साथ, कि अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो तो इसमें से ये टॉपिक्स तो तुम्हें जरूर करने हैं। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल होने वाला है, इसलिए इसको करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि थोड़ी रिसर्च ज्यादा लगी, थोड़ा चीजों को फॉर्मुलेट करना, छांट छाट के पेपर देख के लिखना, थोड़ा ये सब टाइम लगाता है, बट एफर्ट जो है फाइनली अब तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो इसी के साथ पहले चैप्टर पे चलते हैं अपन। चैप्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन, तुम्हें पता है फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं, फॉर्मूला कंसेप्ट को फॉर्मूला के थ्रू लगा के उस पर सवाल पूछा जाता है। तो हर फॉर्मूला पे तुम्हें कम से कम मल्टीपल क्वेश्चन, यानी मल्टीपल का अगर मैं एक फिगर में करूँ तो हर फॉर्मूला पे कम से कम तुम्हें 10 से 15 सवाल मिनिमम प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और ये सेम फॉर्मूला पे, अब तुम सोचोगे भैया एक ही फॉर्मूला पे, आप अपने दूसरी वीडियोस में कहते हो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और यहाँ कह रहे हो एक ही फॉर्मूला पे 10 से 15 सवाल लगा लो। केमिस्ट्री, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री ना थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। कई बार इसमें सवाल जेईई में ऐसा देगा जो तुम्हें सवाल पढ़ के समझ आएगा, अरे ये क्या इंजीनियरिंग लेवल का सवाल पूछ ले, ये क्या आईआईटी लेवल का, ये इंजीनियरिंग के बाद बीटेक लेवल का सवाल पूछ ले, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें फॉर्मूला में अप्लाई करना, बस फॉर्मूला की जो जो वैल्यूज हैं, जैसे अगर तुम्हारे काइनेटिक इक्वेशन है या तुम्हारे नर्न्स्ट इक्वेशन है, तो तुम्हें पता है अगर कि एन में क्या डालना है, आर में क्या डालना है, टी में क्या डालना है, पी में क्या डालना है। पी तो चलो ये तो तुम्हारी आइडियल गैस हो गई, बट अगर तुम बस ये सब छाट छाट के ही तुम्हें पता चलेगा ना कैसे डालना है, कैसे सवाल दिखता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, तो तुम उसको अप्लाई करके, बाकी तुम इंटेलिजेंट हो, तुम कर ले जाओगे, बट तुम्हें सवाल देख के ही ना डर जाओ, इसलिए मल्टीपल सवालों की प्रैक्टिस उस पर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ट्राई टू रिमेंबर फॉर्मूलाज विद ऑल द नोटेशंस, जितना ज्यादा हो सके फॉर्मूला को याद रख लो। सबसे पहला ये याद तो ऐसे ही हो जाता है कि तुम जितने ज्यादा सवाल लगाते जाओगे उस फॉर्मूला पे तो तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला वगैरह में दिक्कत आती है, जो कि ठीक है, बाद में अगर पूरे सारे फॉर्मूला बार बार पढ़ने हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा रिसोर्स जो मैं वीडियो रोक के अगर तुम्हें बता रहा हूँ तो वाकई अच्छा होगा। सुनो, मैं बात कर रहा हूँ रैंक रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड के बारे में। अब तुम में से जो बच्चे ऑलरेडी चैनल को बहुत समय से फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तुम में से जो बच्चे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो उनको इसके बारे में मालूम होगा, और कितनी सुंदर चीज है। जैसे मैंने बताया फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो देखो, दो फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे मेजर और हाई वेटेज चैप्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो इंट्रो कार्ड है। सबसे पहले तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी तुम्हें डायग्राम्स वगैरह इंपॉर्टेंट है वो दिए हुए हैं, उसके बाद थ्योरी के सारे पॉइंटर्स उन्होंने दिए हुए हैं। अब बात मैंने फॉर्मूलाज की करी थी, तो फॉर्मूलाज को मैं तुम्हें इसके हिसाब से बताऊंगा। हाँ देखो, यहाँ सारे फॉर्मूला तुम्हारे लिस्टेड डाउन है, फॉर्मूला के यूजेज के साथ, कंटेक्स्ट के साथ लिस्टेड डाउन है। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट्स में बच्चों को लगता है कि यार थ्योरी पॉइंटर लिख लेते, फॉर्मूला लिख लेते, ग्राफ्स और डायग्राम्स छूट जाते हैं, तो वो भी कसर इन लोगों ने पूरी कर दी है। यहाँ तुम देखोगे क्लियर ग्राफ्स, इक्वेशन, सारी चीजें दी हुई है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स है ना, इनमें तुम्हारा 95% जेईई का सारा सिलेबस जो है वो समराइज कर दिया गया है। अब मैंने तुम्हें यहाँ कहा कि फॉर्मूलाज को रिमेंबर करो, कैसे करोगे? स्पेस रिपीटिशन के थ्रू। तुम जैसे आज तुमने एक चैप्टर पढ़ा थर्मोडायनामिक्स का, तुमने कुछ नहीं, चैप्टर के बाद आज के दिन में एक बार ही सारे फॉर्मूलाज एक बार पढ़ लिए, हफ्ते भर बाद दोबारा पढ़ लिए, 15-20 दिन बाद फिर पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि वक्त बहुत कम लग रहा है तो बार बार पढ़ सकते हो। अब जैसे तुम बार बार कोई चीज पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में बेहतर बैठेगी और तुमको बेहतर याद रहेगा। इसी के साथ साथ ये जो फ्लैश कार्ड्स है, इनमें एक और प्यारी चीज है, कलरफुल है, छोटे छोटे हैं, तो टीडीएस और बोरिंग नहीं लगता रिवीजन। फटाफट रिवीजन करके तुम इनसे अपना क्वेश्चन सॉल्विंग पर आगे पूछ सकते हो, जिसकी मैं आगे भी बात करने वाला। तो लिंक जो है इनका डिस्क्रिप्शन में, मेरे कहने पर एक बार तुम्हें इनको जरूर चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो, स्टडीइंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स। तीसरी चीज जो है वो है स्टडीइंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स डज वंडर्स फॉर यू इन फिजिकल केमिस्ट्री। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तुम्हें मैंने फिजिक्स में कहा है कि ग्राफ्स पढ़ो, है ना? अभी तक अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो।
केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम देखोगे, सपोज करो तुमको अच्छा ये ग्राफ दिया है, ठीक है, ये एक पी वर्सेस वी का ग्राफ है। अगर ये ग्राफ तुमको कुछ इस तरीके का दिया है तो ऐसा क्यों दिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इस तरीके से दिया है तो ऐसा क्यों दिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर ये ऐसा दिया है, ऐसा क्यों दिया है, क्या रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स हैं जो तुम्हारे काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इन सब के ग्राफ्स जो है उनकी शेप ऐसी क्यों है, उनका वेरिएंस क्या बन रहा है, कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी वेरी कर रही है, वो कौन सी सिचुएशन है, वहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये सब चीजें जब तुम इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग फिजिकल केमिस्ट्री की अलग लेवल पे जा रही होगी। तो प्लीज छोटा मोटा ग्राफ भी तुम्हें दिखे तो उसको पूरा खोल के रख दो, समझ के रखो कि अच्छा ये इसलिए ऐसे जा रहा है, ये स्लोप का मतलब ये है, हर लाइन का ग्राफ में मतलब होता है, ठीक है, तो उसको तुम्हें समझना है। और आखिरी बात, व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस राइट ऑल द गिवन डेटा क्लियरली फर्स्ट, समटाइम्स द लैंग्वेज इज वे टू टेक्निकल। यहाँ पे मैंने खाली छोड़ा है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ कई सारे शब्द डालना चाह रहा हूँ, डेंजरस, ठीक है, बैड, बहुत सारे जो भी तुम्हें इस श्रेणी में शब्द मिले। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुम देखोगे कई बार जेईई मेंस का पीवाईक्यू उठाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही उठा लेना या इक्विलिब्रियम का उठाना, इसमें जो सवाल है ना इतने लंबे चौड़े से दिए होते हैं, उसमें अजीब अजीब सा डेटा, अजीब अजीब सी यूनिट्स भरी होती है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने उसको ब्रेक डाउन करके लिख लिया कि अच्छा इसमें प्रेशर इतना दिया है, इसमें मुझे कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये दी है क्योंकि यही मैं लेता हूँ, टेम्परेचर मुझे अच्छा इसमें डिग्री सेल्सियस में दिया है तो मैं उसको केल्विन में कन्वर्ट करके लिख लेता हूँ, मुझे वॉल्यूम ये दी है, मुझे अच्छा ये दिया है कि भाई साहब वॉल्यूम साथ साथ कॉन्स्टेंट भी है, तो पूरे इक्वेशन में ये रहेगी। अच्छा अगर मेरे को वॉल्यूम कांस्टेंट दी है मतलब डीवी बाय डीटी की या डीवी बाय डीपी की जो वैल्यू है वो जीरो आएगी। इस सारी जानकारी को जब तुम लिख लेते हो ना तो अब इसको पर्टिकुलर फॉर्मूला में, सपोज पीवी एनआरटी, बहुत आसान फॉर्मूला, अब तुम्हारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बस कुछ नहीं, यहां उठा के पटक दिया और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सीधा पटकने की कोशिश करते तो हो सकता है तुम फंस जाते। ऐसे ही नर्न्स वगैरह की जो 2.303 एनआरटी है, वो एलएन वेलेन सब बहुत इजीली हो जाता है अगर तुम्हें डेटा जो है वो तुम्हारे पास एकदम इजीली अच्छे से सुंदर से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में ये अप्रोच अपन रखेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो की जो खासियत, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी है, मैंने इस बार की है अपनी मेहनत, वो ये है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैंने चैप्टर तो तुम्हें बताया ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने सब टॉपिक्स भी, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, KMnO4 Na2STO3, ये रिडॉक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी बताया है। बट क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे रीड आउट करने जाऊँगा तो वो उसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे हर बार 2 सवाल आराम से आ रहे हैं, गैसियस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें भी आयनिक का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल अगर पढ़ रहे हो तो केमिकल में से ली शार्टलर है, ये रहा, ली शार्टलर प्रिंसिपल को जरूर पढ़ लेना, और इसका भी ग्राफ खासकर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफ से सवाल पूछ लेता है। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, अगेन उसमें हेस लॉ से सीधा सीधा कई सवाल आए, मेरे पेपर में भी आया हुआ था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्म्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फैराडेज लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स में से जो ऑर्डर्स वाले हैं वो सारे, और हर ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का तुम्हें आना चाहिए, और सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर्स में भी सीखोगे तो सवाल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से पूछता है, जो तुम्हारा एलन वाला फॉर्मूला होता है वो वाला, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं चैप्टर 2 पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा है, मैंने तुम्हें वेटेज बताया था, सबसे ज्यादा पीछे वेटेज रहता है, 40% तुम्हारी ऑर्गेनिक आती है, 30% और वो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले तुम्हें बात ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेस है वो बनाता है जीओसी और आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म्स, 3 चीजें, ठीक है, तो यहाँ पे ही और बोल दिया मैंने, तो ये 3 चीजें तुम्हारी इनका बेस बना रही होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स कौन से, SN1, SN2, E1, E1CB, इस तरीके की जो सारी रिएक्शंस है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म्स ही तुम्हारा बेस बना रहे होते हैं। जितनी अच्छी पकड़ तुम्हारी इन पे होगी उतना ही ज्यादा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम बेहतर सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को आता है कि भैया केमिस्ट्री में इतने ज्यादा रिएक्शंस हैं, मुझे याद ही नहीं होते, तो रिएक्शंस को लिखो, जितना ज्यादा रिएक्शंस को लिखोगे उतना फायदे में रहोगे। एक मैंने तुम्हें रैंचो कार्ड्स बताए, वो भी तुम यूज कर सकते हो, उसमें भी बार बार पढ़ोगे तो याद रखने में फायदा होगा। लेकिन अगर फिर भी याद नहीं हो रहा है तो लिख लो, अपना पेन उठाओ, कार्ड उठाया रैंचो का, और उसमें लिखे हुए हैं, साथ साथ तुमने लिख लिया कि अच्छा Na+ इलेक्ट्रॉन बना, ये हुआ, ठीक है, और मेरा कौन कौन से है, R में Na डाला, RCl में Na डाला, तो मेरा वो बन जाएगा, RR बन जाएगा, मैं थोड़ा शायद गड़बड़, और R और Cl2, सही है ना क्वेश्चन, बता देना कमेंट्स में, ठीक है। तो ये सारी, ये शायद वुड्स रिएक्शन है, तो ये सारी चीजें अगर तुम लिखोगे, जितना ज्यादा पेन चलाओगे, मसल मेमोरी एक चीज होती है, बता रहा हूँ, बहुत रियल चीज होती है, जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है। और तीसरी चीज, प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक इज एज इंपॉर्टेंट एज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ऐसा खासकर इसलिए कि जितना ज्यादा तुम रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा वो तुम्हें याद रहेंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, प्रैक्टिस किस तरीके की करनी है, तो सबसे पहले तुमको जाना है एनसीईआरटी में अपनी, और 2 तरीके के सवाल मेरे फेवरेट हैं। सबसे पहला कन्वर्जन के सवाल, कि अच्छा तुम्हें ए दिया है, सपोज तुम्हें एक बेंजीन दिया हुआ है और इससे तुम्हें बनाना है फिनॉल,
तो बताओ तुम कैसे बनाओगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद तुम्हें सपोज दिया है एक प्रोडक्ट ए और दूसरा दिया है बी, बताओ यहाँ क्या डालोगे, कितने स्टेप्स में। तुमको कई बार बहुत मजेदार करता है कि 3 स्टेप्स में बनाना है, अब बताओ क्या करोगे। तो वो बहुत तुम्हारी ऑर्गेनिक की दिमाग खोलेगी, बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। और दूसरा जो लेवल का सवाल है वो ये होता है कि अच्छा ये मैंने बेंजीन से फिनॉल बना लिया और मैंने इसमें ए डाला, तो बताओ क्या है ए। अच्छा मैंने ए में ये डाला और मेरा ये बना, तो बताओ ए क्या है, बी क्या है। प्रोडक्ट और जैसे यहाँ पे रिएक्शन की बीच में इंटरमीडिएट पूछा है, यहाँ पे प्रोडक्ट और तुम्हें ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूछ लेगा कि अच्छा मैंने ए में ये डाला, 3 स्टेप बाद मेरा ये बना, तो हर स्टेप पे आइडेंटिफाई करो। ए में अल्कोहल डालने पे ये बना, बी में एल्डिहाइड डालने पे ये बना, थर्ड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पे ये बना, और फोर्थ में जाके मेरा बेंजीन बना। तो अब सारे स्टेप्स बताओ। ये जो है बहुत तगड़े तरीके से तुम्हें ऑर्गेनिक समझा देगा, ऑर्गेनिक सिखा देगा। इस तरीके के सवालों को भी जरूर करना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आ जाते हैं। तो जीओसी में भी खासकर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, ये तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसिडिक बेसिक ऑर्डर से सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आइसोमेरिज्म तुम्हारा सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन सीधे सीधे सवाल उठ के आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर ये वाले रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं, SN1 SN2, ये सारे इनको जरूर पढ़ना है, ये आगे बहुत काम आएंगे। इसके साथ साथ अब यहाँ पे मैंने अलग से लिस्ट नहीं करे हैं क्योंकि हैलो एल्कीन्स और एरीन्स से लेकर अमीन्स तक सारे ही चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरलिंकिंग सवाल आ जाते हैं। अब मैं तुमको बोल दूं कि भैया अल्कोहल फिनॉल पढ़ लो, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, या एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लो, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो ये तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, तो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर उसने अल्कोहल प्लस इसका सवाल पूछ लिया, हैलो एल्कीन का सवाल पूछ लिया, तो तुम लटक जाओगे फिर। तो इसलिए आई वोंट सजेस्ट कि इंडिविजुअली कोई चैप्टर पढ़ो। अगर बिल्कुल ही डब्बा गोल है तो सबसे ज्यादा फोकस अमीन्स पे कर लेना और अल्कोहल फिनॉल ईथर के नेम रिएक्शंस पे कर लेना। इनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि तुम पूरा ही सारे चैप्टर्स को पढ़ो क्योंकि इंटरलिंकिंग बहुत तगड़ी है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं अपन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा है कि सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे प्री फॉर्म्ड नोशंस होते हैं बच्चों के मन में, इनको हटाओ। पहला नोशन रट्टा बहुत ज्यादा है, दूसरा नोशन एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है। इन दोनों नोशंस को अगर लेके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो प्लीज इन दोनों नोशंस को बाहर निकालो। तो अब जब तुमने वो छोड़ दिए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड्स, बैलेंसीज और केमिकल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है। पीरियोडिक ट्रेंड्स वगैरह कैसे, सपोज तुमने एस ब्लॉक पढ़ा, एस ब्लॉक में तुम्हें अगर पता है कि अच्छा जो फर्स्ट पीरियड होता है अपना, अगर उस वाले सारे उसमें फर्स्ट ग्रुप कह रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप जो होता है, अच्छा अगर इसमें सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो नीचे जाते जाते उनका साइज बढ़ता है, तो क्यों बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फर्दर शिफ्ट होता है, कैसी चीजें क्या होती है, कोई ट्रेंड जो है वो क्यों वेरी करता है, अगर कोई एक्सेप्शन बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, अच्छा उसमें बैलेंसी क्या गई इस तरीके से, उसका कौन सा स्टेबल स्टेट ऐसा आ गया कि अच्छा उसने एक एनामली दिखाई, एक एक्सेप्शन दिखाई। एक्सेप्शंस में खासकर जितना ज्यादा तुम लॉजिक ढूंढ के चीजें चलोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। और वो मिलेगा कैसे, जब तुम्हें पीरियोडिक ट्रेंड्स, वैलेंसीज की खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है सब में। अच्छा जो फर्स्ट एस ब्लॉक होते हैं तो उसमें +1 और +2 वैलेंसीज होती हैं तुम्हारी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हिसाब से। तुम्हारे जो पी ब्लॉक होते हैं उनमें क्या क्या वैलेंसीज होती है, डी ब्लॉक में वैलेंसीज बहुत अलग खेल खेलती है। ये कुछ नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से याद हो जाएगा, बाकी काज वगैरह से भी याद हो जाएगा। बट इसकी अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट शुरू में कि अच्छा ये एनॉमली दिखाई, वो इसलिए दिखाई, इसका इलेक्ट्रॉन शेल फील्ड था, हायर स्टेबिलिटी थी इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाया, इसका साइज इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने लूज करने से उसको स्टेबिलिटी मिल रही थी तो इजी लूज करके, उसका साइज से कोई लेना देना नहीं है, स्टेबिलिटी से लेना देना है। ये सारी चीजें जितना तुम इंटर रिलेट करके कोरिलेट करके पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, दूसरी बात, हाँ ये मैंने बताई थी कि ट्राई एंड कनेक्ट एज मच लॉजिक एज यू कैन, कि अच्छा स्टेबिलिटी बन रही थी इसलिए गया, वैलेंसी को तुमने इससे कनेक्ट करा, केमिकल बॉन्ड क्यों बना, अच्छा डबल बॉन्ड क्यों बना, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना, डबल बॉन्ड क्यों नहीं, बनाना बॉन्डिंग हो जाती है तो उसका क्या रीजन है, अच्छा उसमें तुम्हारे लंडन फोर्सेस ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तुम्हारे ये सारी चीजें जो जितना कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे। तीसरा, कोई भी अगर बिल्कुल ही मेमोरी बेस्ड चीज आ गई, जैसे ये सब ना उसमें आते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में कि कलर वलर याद करने हैं, तो उसमें तुम निमोनिक्स यूज करोगे और शॉर्ट नोट्स यूज करोगे। शॉर्ट नोट्स में भी राइट मल्टीपल टाइम्स। अगर किसी चीज को रटना ही है तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा रट पाओगे। बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। कुछ चीजें होती हैं कई बार कि प्योरली ही रटना ही कुछ भी नहीं कर सकते, होपलेस है, तो वहां पे प्लीज कोशिश करो कि उनको जितना ज्यादा लिख सको उतना ज्यादा लिखो। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में एक बात कि मैक्सिमम थ्योरी कवरेज इज एसेंशियल, क्योंकि इनऑर्गेनिक इज मोर और लेस फैक्ट्स।
अब तुम्हें नहीं पता कि कौन सा वाला फैक्ट एनटीए उठाएगा, चूज करेगा और तुमको दे देगा, तो इसलिए जितना ज़्यादा सिलेबस, पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग तो ज़रूर करनी ही करनी है। मैंने बहुत देखा है जेईई मेंस के पेपर में एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठ के सवाल आ जाता है। कैसे? वो जो ब्लू बॉक्स दिया होता है, वो जो थ्योरी दी होती है साइड में, जो मेन थ्योरी दी है उसमें जो रिएक्शन वगैरह दिए हैं, कहीं से भी पूछ सकता है। तो एनसीईआरटी रीडिंग इनऑर्गेनिक के हर चैप्टर की जरूर करनी है, ठीक है। अब अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स पे अपन आए, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, वेरी 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 क्रूशियल है। केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ इनऑर्गेनिक ही नहीं, तुम्हें ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पीरियोडिक टेबल, अगेन मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें पूरी बताई। डीएनएफ ब्लॉक, ये सवाल वाइज भी और कंसेप्ट वाइज भी, दोनों वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर इसमें इससे K2Cr2O7 और KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, इसलिए इसके बहुत सारे सवाल आते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। जैसे इसमें इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कब ये +2 में जाएगा, कब +2 नहीं, कब +5 में जाएगा, कब +6 में जाएगा, इस तरीके के जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये प्योरली इसका दूसरे से रिलेशन नहीं बनता है, बट इससे क्वेश्चंस जो है बहुत आते हैं, इसका वेटेज जो है बहुत ज्यादा रहता है, तो ये प्योरली उस हिसाब से तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इसके भी सब टॉपिक्स मैंने सारे लिख दिए हैं। बाकी दिस मोर और लेस कवर्स ऑल द केमिस्ट्री। अक्सर मैं ना सारे अलग अलग वीडियोस किया करता हूँ, ऑर्गेनिक का अलग, फिजिकल का इनऑर्गेनिक का अलग, लेकिन ये मैंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सा बनाने की तुम्हारे लिए कोशिश करी। तो उम्मीद है कि तुम्हें ये फायदा देगी, वीडियो तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो तुम हमें कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।